नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसे हम इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सभी बच्चों का ऑलमोस्ट फेवरेट चैप्टर होता है ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना हमारे पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जो कि हमारे देश में अभी जो हालात चल रहे हैं जैसे कि लॉकडाउन, कुछ इस तरीक़े का ही होता है। लेकिन उसकी जो कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं इमरजेंसी, वो अलग हैं। और अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो अलग है, लेकिन होता एक जैसा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। जहाँ पे सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ओके, 25 जून 1975 से 18 महीने तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा था। और आप सभी को भी मालूम होगा, ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, कि इमरजेंसी के 3 प्रावधान हैं। पहला है 352, 356 और 360, ठीक है। 352 और 356 को इस्तेमाल कर लिया गया है भारत में, लेकिन कभी 360 यानी वित्तीय आपातकाल को यूज़ नहीं किया गया है। ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में आता है, तो प्लीज़ आपको ये सारी बातें ध्यान रही होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जब हमारे देश में इमरजेंसी लगा दी जाती है। आपातकाल आपातकाल के प्रमुख कारक, पहला है आर्थिक, ठीक है। जैसे कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ खास नहीं कर पाया था, और ये जो नारा था इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था, यानी बहुत सारे जो शरणार्थी थे वो भारत में आ गए थे। अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देनी बंद कर दी थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। और सरकार ने खर्च कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक भी दिया था, ठीक है। जो कि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था हमारे पूरे देश में, तो यूपी साइड जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी रोक दी गई थी। ये न्यूज़ आई थी और आप सबको पता भी होगा इस सब के बारे में। ओके, चलो भूल गए हो तो कोई बात नहीं। तो ये आपातकाल के प्रमुख कारक है। एक है आर्थिक कारक, और ये जो सारे पॉइंट जो लिखे हैं वो इमरजेंसी के पक्ष में लिखे हैं कि कब इमरजेंसी लगाने के क्या क्या कारण थे। अब दूसरा है छात्र आंदोलन। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था। और वैसे भी आज भी बहुत सारे क्या भ्रष्टाचार हो ही रही हैं। जैसे कि अभी हैशटैग चलाया गया था रोज़गार के ऊपर, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब के एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया, 2021 में अब दिया गया है रिज़ल्ट। मान लो किसी बच्चे के हो गए हों पेपर 2020 में, उसकी एज हो, जो भी मतलब सिलेक्शन 2018 में हो गया हो, लेकिन अब दे रहे हैं, उम्र बढ़ गई, बंदे एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे। मतलब भ्रष्टाचार तो है। तो इन सब के ऊपर भी आवाज़ें उठी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो कि गलत बात है। चलो कोई नहीं, हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। उच्च पदों पर वापस भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। और आज भी देख लो हमारे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर और रेमेडीज़, जो बहुत सारी कोरोना वैक्सीन जो भी हैं, ये मेडिसिन दवाइयाँ, इनकी भी ब्लैक कितनी हो रही हैं, इनका इंजेक्शन कितना महंगा महंगा बेचा जा रहा है। ओके, और ऑक्सीजन की ब्लैकिंग हो रही है, उसको भी छुपाया जा रहा है। आपने देखा ही होगा, कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट भेजती है लेकिन जो प्रशासन है वो वहाँ सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यानी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार तो ज़रूर ख़त्म होना चाहिए। कमी किसी चीज़ की नहीं है देश में जहाँ तक लगता है, लेकिन बस चीज़ें लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार के ही कारण हो रहा है। जयप्रकाश नारायण जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व
दो शर्तों पर स्वीकार किया। पहला है आंदोलन अहिंसक रहेगा और ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ठीक है, पूरे भारत में। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। और इनके बारे में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो ऐसे साइड में ना ऐसे कॉलम्स बने होंगे जहाँ पे इनकी ऐसे फ़ोटो होगी और सारे इंट्रोडक्शन इन्होंने क्या क्या करा है जीवन काल में सारा कुछ लिखा होगा। तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ें। जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। यानी कि जो भी ये आंदोलन वगैरह हो रहा था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बताया था कि जो भी ये विद्रोह चल रहा है ये पर्सनल फाइट के तौर पे कर रहे हैं, इसका कोई समाज से कोई वैसा एजेंडा नहीं है, ऐसा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कहना था। यानी कि जो भी ये संसद मोर्चा, ये जो भी आंदोलन, ये जो भी चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही थी कि पर्सनल लड़ाई के कारण कर रहे हैं, इनका और कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा था। भाई देखो, हर नेता जो है अपने पक्ष विपक्ष जो भी सारी बातें राजनीति लोग करते हैं। ओके, चलो हम अगला पढ़ते हैं। नक्सलवादी आंदोलन। इसी अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता बढ़ी। इस समूह ने मौजूदा राजनीति प्रणाली और पूंजीवादी होना चाहिए यहाँ पे, व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का सहारा लिया। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया, जिसे नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1969 में चारू मजुमदार, इनके बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में आप गूगल ज़रूर करना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको पता लगी इनके बारे में, ठीक है। 1969 में चारू मजुमदार के नेतृत्व में सीपीआई यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध के बारे में इसकी डेफिनेशन है जो आप गूगल में भी पढ़ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नहीं है, ये है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है गुरिल्ला युद्ध की डेफिनेशन। गुरिल्ला या गेरिया शब्द जो छापा मार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो कि एक स्पेनिश भाषा का है। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ है लघु युद्ध। लघु युद्ध का मतलब होता है स्मॉल फाइट, छोटे युद्ध। मोटे तौर पर छापा मार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व यानी साइड में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। साइड यहाँ पे जो इस लाइन का मतलब है, यानी साइड से फाइट करते हैं, डायरेक्ट फाइट नहीं करते, साइड से, ठीक है, ओके, यानी दूसरी तरफ से फाइट करते हैं ये। तो आपको ये डेफिनेशन समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम कि नक्सलियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक ज़मीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दी थी, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू बहुत बार आता है कि नक्सलियों ने गरीब लोगों को ज़मीन कैसे दी थी, ठीक है, ये डेफिनेशन आ जाती है। उन्होंने नक्सलियों ने ग्रामीण लोगों के लिए क्या करा था या गरीब लोगों के लिए क्या किया था। तो आप बता सकते हो भूस्वामियों से बलपूर्वक ज़मीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी गई थी। वर्तमान में 9 राज्यों के 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। ओके, इनकी मांगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। इनकी मांगे, इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाएं। यानी कि एक सीमित रेट जो दे देना चाहिए भाई, इनकी जो मजदूरी है, जो उत्पादन होगा उसको कैसे बेचा जाए, उन सबका टाइम पीरियड फिक्स रहना चाहिए। जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा
सूदखोरों द्वारा शोषण से इन लोगों को मुफ्ती मिलनी चाहिए। यानी जो लोग बीच में पैसा खा जाते हैं, ठीक है, इनके हक का जो पैसा होता है वो जो बीच में लोग खा जाते हैं, ठीक है, इन सबको हटाना। ठीक है, ओके। अब आता है रेल हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडीज, ठीक है, जो कि रेल मंत्री थे उस टाइम के, जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारी की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़े मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारी, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो गया। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जितने भी जो हड़तालें चल रही थी, इन सारी हड़तालें ख़त्म हो गई बिना किसी शर्त के। ठीक है, अपने आप ये सारी चीज़ें क्या होती, साइलेंट होगी, इमरजेंसी वगैरह भी स्थापित हो गई थी। न्यायपालिका के संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छाट और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्ति देना और जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। यानी कि जिसके कारण क्या हुआ था, इंदिरा गांधी और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में आपस में विवाद शुरू हो गए थे, जो कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। तो सपोर्ट मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखो, जो उसके आंसर लिखे गए हैं वो पॉइंट वाइज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उनको देखो, समझो, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी बढ़ाओ और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो। कहीं से भी अपना हो चैप्टर को कंप्लीट करो और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बस। सरकार ने JM सेलेट के, सरकार यहाँ पे इंदिरा गांधी सरकार की बात हो रही है, ने JM सेलेट, KS हेगड़े तथा AN ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके AN रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। देखो परंपरा यही चलती आई थी, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने क्या करा, अपने ही तरफ से किसी एक बंदे को चुन लिया और उससे मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जो कि गलत है। तो इन्होंने क्या करा था, इस्तीफा वगैरह दे दिया था और आंदोलन वगैरह करने लग गए थे, जिससे कड़ी आलोचना हुई थी सरकार की। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबंध, न्यायपालिका तथा नौकरशाही की बातें होने लग गई थी। अब आता है आपातकाल की घोषणा। ओके, देखो घोषणा में तो ये सारे ना रीज़न दे दिए थे यहाँ पर, ये क्या क्या रीज़न थे, ठीक है, यहीं से मिलते जुलते सारे आंसर आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। आपातकाल की घोषणा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती हैं 1971 में, वो असंवैधानिक हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सरकारी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया, सरकार ने अपने लिए यूज़ किया था उन लोगों को, यानी कि गड़बड़ हुई थी इलेक्शन में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। ठीक है, 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर ये स्थगनादेश यानी कि स्टे ऑर्डर लगा दिया था, यानी रोक लगाने का आदेश सुनाते हुए कहा कि इस वर्ड का जो मतलब है स्टे ऑर्डर, यानी कि रोक लगा दी। कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, परंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेंगी, यानी जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। सांसद तो रहेंगी लेकिन किसी बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। 25 जून 1975 को JP के नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करी गई। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की मांग करी गई और जो इसकी जो मांग के ज़्यादा कर रहे थे वो थे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी ने यानी कि JP जी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वह सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेश का पालन ना करें। ठीक है, मतलब कि सरकार के जो भी कामकाज हो रहे हैं
वो पूरी तरीके से मतलब उनको सपोर्ट ना करें कहीं भी। और आर्मी से भी कहा था, सेना से भी कहा था कि आप लोग सरकार के कोई ऑर्डर ना माने, ऐसा उन्होंने मांग करी थी, सभी से कहा था। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 यानी आंतरिक गड़बड़ी होने पर राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, उस टाइम के जब आपातकाल लगाई गई थी तो उस टाइम के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनका नाम कई बार एग्ज़ाम में आता है, तो प्लीज़ आप अच्छे से याद रखना, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब आता है आपातकाल के परिणाम क्या हुए। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। प्रेस यानी कि मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, यानी कि वो कुछ छाप नहीं सकते थे। और हम तो भाई नमन करते हैं उस टाइम की जब मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई। तो जब मीडिया अपनी कोई बात इमरजेंसी के ऊपर कहना चाहती थी, जैसे कि न्यूज़पेपर है, ओके, मतलब इतने हिस्से पे उनको इमरजेंसी के बारे में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कोई डेली न्यूज़ चल रही है, यहाँ पे वो इमरजेंसी सरकार से कुछ पर्सन वगैरह ऐसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, इमरजेंसी लगा रखी थी। तो वो अपना विरोध किस तरह प्रदर्शित कर रहे थे, यानी कि उस पेज को वो खाली छोड़ देते थे पूरी तरीके से, ठीक है। यानी कि ये पूरा जो पेज होता था वो खाली रहता है, यानी जहाँ पर सरकार से प्रश्न करने हैं, इमरजेंसी क्यों लगाई गई, सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन मार्क करने थे, मीडिया का जो रियल काम होता है, उन्होंने क्या करा, वो सारे पेज क्या करते थे, वो खाली छोड़ते थे, जिससे समाज में ये दिख सके कि हमें रोका जा रहा है कहने से। और आज के टाइम की मीडिया तो पता नहीं क्या मीडिया है, कुछ कह नहीं सकते। मतलब कि आज के टाइम की मुझे लगता है कि आज के टाइम में मीडिया ठीक से काम नहीं कर रही है, ना ठीक से प्रश्न करती है जो हमें देखना चाहिए। उस तरह के प्रश्न बिल्कुल नहीं होते। हमारे देश को विकसित देशों के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि वो वहाँ पर किस तरीके की वहाँ डिबेट्स होती हैं, ठीक है। वहाँ के जब भी चुनाव के मुद्दे होते हैं, क्या मुद्दा होता है, वहाँ पे मीडिया किस तरीके से क्वेश्चंस करती हैं, डिबेट्स करते हैं तो बेरोज़गारी के ऊपर करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर करते हैं, ठीक है, संसाधनों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। और अपने अलग, हमारे यहाँ तो अलग ही डिबेट्स चलती है, जो कि गलत है। और मीडिया भी उन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता, कहीं ना कहीं वो बेकार है। बस कुछ चैनल्स हैं जो यूट्यूब पर हैं, वैसे तो उनको देखना चाहिए, जैसे कि ललन टॉप है, अच्छी कवरेज करते हैं। और एक और चैनल है स्कूप वो अनस्क्रिप्टेड, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, बहुत अच्छा चैनल है। जो आपको चैनल अच्छे लगते हैं वो देखा करो, ठीक है। बस चलो, ये हो गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमायत ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिए गए। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी गई। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी कर दिए गए, यानी मौलिक अधिकार पर रोक लगा दी गई। सरकार ने निवारक नज़रबंदी के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। निवारक नज़रबंदी में आपको पता ही, जिस पे शक होता है उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। बहुत सारे नेताओं को जेल में डाला गया था इसमें। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन अखबार को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था, वह उनकी खाली जगह छोड़ देते थे, ठीक है। यानी कि उस टाइम का जो मीडिया था ना, वो जागरूक था। आज के टाइम को तो कुछ कह ही नहीं सकते, बेकार मीडिया है। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने प्रकाशन बंद कर दिया था। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी सरकार को क्या कर दी, लौटा दी, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। बस 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया। और प्रस्तावना के अंदर भी बहुत सारे वर्ड ऐड करे गए थे, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड को ऐड किया गया था, और अखंडता वर्ड जैसे भी ऐड हुए थे उसमें। बंधुत्व तो शुरू से था, हाँ, ठीक है।
अब आता है आपातकाल पर बहस, यानी कि पक्ष में क्यों आपातकाल लगाया गया है और इसके विपक्ष में। ओके, आपको सीधा लगेगा यहाँ पे, देखो दोनों जो पॉइंट है आपातकाल के बहुत ही तगड़े पॉइंट्स हैं। पढ़ने में आपको ये जब पक्ष में बोला जाएगा तो इसमें एक आएगा भाई देश की स्थिति बहुत खराब थी, धरना प्रदर्शन, सरकार काम नहीं कर पा रही थी, और ये सब चीज़ें शो भी होंगी। और विपक्ष में ये भी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुर्सी बचाई जा रही थी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप प्लीज़ इसको एनसीईआरटी से और कहीं से भी अपना चैप्टर कवर अप करें तो आपको ये पता ही होगा कि चैप्टर मज़ेदार था। और जो अगला जो चैप्टर है हमारा वो भी है, उसे भी पढ़ेंगे। आपातकाल पर बहस, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र बाधित होता है। ठीक है, विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लेना। ठीक है, सरकार के प्रगतिशील कार्यों में अड़चन पैदा करना, भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचना, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू। ठीक है, आपातकाल लागू करने के कदम का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया था। ठीक है, अब आता है इसके विपक्ष में, लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का पूर्ण अधिकार है। भाई बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, और आज के टाइम में कोई विरोध करता है तो फिल्म हो जाती है। विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, गवर्नमेंट हमारी सुनती भी है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी लोकतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। ओके, जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो मैं सिर्फ चुनाव, रैली, संसद, इन यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हर एक चीज़ से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप राजनीति को अच्छे और इन्जॉय करके पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ में राजनीति है। चलो, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधार। देखो ये अब है आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। ठीक है, भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेती हार मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार, प्रबंध में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता की भलाई के कार्य शामिल थे। ठीक है, अगर आप देखोगे ना आज के टाइम में भी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छी स्कीम्स लाती हैं जो हमारे देश के नागरिकों के लिए होती है। अगर आप पढ़ोगे ना गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी आई हैं इस बार 2021 में, 2020 में कौन कौन सी आई थी, तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे काम करती हैं सोसाइटी के लिए। बस ये है कि सोसाइटी तक जिनका जो काम होता है ना कि गरीब तबके तक उस चीज़ को पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, लोगों को वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती। ठीक है, बस जानकारी का अभाव रहता है कि लोगों को पता नहीं है। पता नहीं है तो ये अच्छा बनाना चाहिए कि लोगों की पहुंच अच्छे से हो पाए। अब आज जो प्रशासन होता है वही थोड़ा गड़बड़ है। चलो, यानी कि गवर्नमेंट है, जो भी आज भी गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। ठीक है, बस वो है कि वो जो सर्विस है ज़मीन तक पहुंच नहीं पा रही, ग्राउंड लेवल तक। तो बस सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जो वो पॉलिसी बनाते हैं, इतना समय खर्च करते हैं, वो क्यों नहीं पहुंच पा रही। बस बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता की भलाई के कार्य शामिल थे। विरोधियों को निवारक नज़रबंदी कानून के तहत बंदी बनाया गया था, यानी कि कैदी कर लिया गया था, यानी जिस पर सकता सबको जेल में डाल दिया गया था। लाइन यहाँ पे विरोधियों को निवारक नज़र बड़ी, ये गलत लिखा है, निवारक नज़रबंदी होता है। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी, यानी कि ये सीन हुआ था यहाँ पर जब सरकार को सेंसरशिप लागू करनी थी तो उसके कुछ नियम वगैरह लिखने होते जिसमें समय लगता है। ठीक है, उस नियम वगैरह को बनाने के लिए सरकार ने क्या करा, अखबारों की बिजली काट दी ताकि मीडिया कोई प्रतिक्रिया ना कर सके, कुछ छाप ना सके उटपटांग, जब तक लेटर्स वगैरह सारे रूल्स रेगुलेशन नहीं बन जाते। जैसे रूल रेगुलेशन बन गए वैसे लागू कर दिया, फिर इनकी बिजली लगा दी। अब अखबार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चीज़ें तो लागू हो गई हैं। तो ये सीन हुआ। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य किए गए थे, जो कि गलत है। अब है आपातकाल के सबक। ठीक है, आपातकाल से हमने क्या सीखा।
देखो उस टाइम जब आपातकाल लगाया गया था तो उसमें कोई ऐसा नियम था नहीं कि आपातकाल लगाने से पहले सारी मंत्रिमंडल से वार्तालाप होगा, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद सभी ने कहा कि भाई साहब कभी भी आपातकाल का निर्णय लिया जाएगा तो मंत्रिमंडल की एक बैठक होना बहुत ज़रूरी है। बिना मंत्रिमंडल की इजाज़त से इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ओके। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। ये क्वेश्चन आता है क्या ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, क्या भारत से लोकतंत्र कभी ख़त्म हुआ है? तो इमरजेंसी पे ही आता है कि आपातकाल की स्थिति में क्या लोकतंत्र ख़त्म हो गया था? तो हम यही कह सकते हैं कि नहीं, भारत से कभी लोकतंत्र ख़त्म नहीं हुआ था। ओके, और हमेशा जब से देश आज़ाद हुआ है कभी लोकतंत्र ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद को लिखित में देगी। उससे पहले आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे नाम बदल गया था, आंतरिक अशांति का नाम बदल के सशस्त्र विद्रोह यानी युद्ध की स्थिति। तब आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी, जो कि गलत है। ठीक है, अब आता है आपातकाल के बाद की राजनीति। जनवरी 1977 में देखो, अब इमरजेंसी लगी, देश की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, तो अब सीधा गवर्नमेंट गिरी थी। ठीक है, अब गवर्नमेंट गिरी, अब दूसरी सरकार आई थी, स्थापित हुई थी। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया, जो आगे चल के बीजेपी पार्टी बनी। कांग्रेस नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गया। जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाकर चुनावों पर उस जनमत संग्रह का रूप दिया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें तथा जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट हार गई, कांग्रेस हार गई। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तथा चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साजिश कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्दी ही गिर गई। यानी कि कोई एजेंडा ही नहीं था, सरकार तो बन गई लेकिन भाई एजेंडा भी तो होना चाहिए, वो कुछ था ही नहीं, तो गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक चलेगी भी नहीं, तो वो टूट गई थी आगे चल के। यानी सरकार स्थापित हुई, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन कुछ मुद्दा ही नहीं, तो वो टूट गई, बिखर गई, क्योंकि गठबंधन में थी, सब कहने लगे हमें हमें हमें, तो टूट गई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को करारी शिकस्त दी। ठीक है, तो यानी कि दोबारा से कांग्रेस आ गई। अब आता है शाह आयोग, यानी कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी, ठीक है, तो उस टाइम क्या क्या हरकतें हुई थी देश में, उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट द्वारा, यूँ कह सकते हो अदालत द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जांच आयोग की कमेटी बिठाई गई थी, जिसने सारी रिपोर्ट क्या करी, प्रस्तुत की गई थी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं इमरजेंसी के दौरान। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे हम शाह जांच आयोग भी कहते हैं। शाह आयोग द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाणित तथ्य, इन्होंने कुछ पॉइंट रखे कि आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था।
समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद करना पूर्णतः अनुचित था। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। मीसा जो एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का दुरुपयोग किया गया था। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी काम में हस्तक्षेप किया था, यानी कि आउटसाइडर लोगों ने गवर्नमेंट के काम में दखल-अंदाजी करी थी। तो ये सारे तथ्य उसमें रखे गए थे जांच आयोग में। तो फिर कुछ चेंजेस भी करे गए। चलो, नागरिक स्वतंत्रता संगठन का उदय, यानी कि सिविल सोसाइटी के लिए जो काम किए गए। नागरिक स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लोगों के संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ। इन संगठनों ने न केवल आपातकाल की बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर नागरिक स्वतंत्रता के लिए लोगों का संघ रख दिया। गरीबी, सहभागिता, लोकतांत्रिकरण तथा निष्पक्ष से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संगठन क्लोज, यानी कि इसमें जो था सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया था। यानी कि सोसाइटी के ऊपर ये सारा संगठन काम कर रहा था। तो इस तरीके से हमारा इमरजेंसी चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर दे रखे ना एक नंबर के, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ें, इनके सारे आंसर भी यहाँ दे रखे थे वो रहे। तो इनको अच्छे से पढ़ना, कवर अप कर लेना सारा चैप्टर, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय। मैं ताराचंद। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।